हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो से हम फंडामेंटल के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनजी ट्यूब या फिर नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब को स्टडी करेंगे, समझेंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट एंड स्वीट में हमने इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या है। इट इज़ अ स्मॉल साइज ट्यूब इंसर्टेड इनटू द स्टमक थ्रू द नोज। जैसे कि इसका नाम ही है, नेज़ो प्लस गैस्ट्रिक ट्यूब। नोज से ऐसी ट्यूब जिसे पर्सन के नोज से इंसर्ट किया जाए और कहाँ पर स्टमक इंसर्ट किया जाए, स्टमक के अंदर। नोज से होते हुए स्टमक तक डाली गई ट्यूब नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब कहलाती है। और इस ट्यूब को डालने का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में अब बात करते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस है टू प्रोवाइड फीडिंग to a unconscious patient or a patient who is having mouth surgery। ऐसे लोग जो कि अनकॉन्शियस हैं, होश में नहीं है, या फिर जिनकी माउथ सर्जरी हुई है, जो मुंह से कुछ खा पी नहीं सकते हैं, उन लोगों में फीडिंग प्रोवाइड करने हेतु, खाना पहुंचाने हेतु उनके स्टमक में नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब से जो फीडिंग दी जाती है वो कितने प्रकार की होती है। नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब से दी जाने वाली फीडिंग दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कंटिन्यूअस फीडिंग और एक होती है बोलस फीडिंग। आइए इनके बारे में जानते हैं। कंटिन्यूअस फीडिंग, स्मॉल अमाउंट ऑफ फीड गिवन इन लॉन्ग टाइम, ऑल्सो कॉल्ड रेगुलर फीडिंग। Person is placed in semi-fowler's position during this type of feeding। Continuous फीडिंग का एक ऐसा प्रकार है जिसमें नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के द्वारा स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड लंबे समय में दिया जाता है। ऐसी फीडिंग जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में पेशेंट को दिया जाता हो, कंटिन्यूअस फीडिंग कहलाती है। कंटिन्यूअस फीडिंग में पर्सन को हमें सेमी फाउलर पोजीशन देनी चाहिए, बिकॉज पर्सन में ये फीडिंग लंबे समय तक चलती है और सेमी फाउलर पोजीशन में पर्सन खुद को कंफर्टेबल महसूस करता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। सेकेंड टाइप ऑफ फीडिंग आती है बोलस फीडिंग। बोलस फीडिंग, दिस टाइप ऑफ फीडिंग ऑल्सो नोन एज ग्रेविटी फीडिंग। In this, large amount of feeding given in short time within 20 minutes. During this feeding, patient is placed in Fowler's position। bolus feeding ऐसी फीडिंग है जिसमें पर्सन को लार्ज अमाउंट ऑफ फूड शॉर्ट ड्यूरेशन में दिया जाता है, यूजुअली 20 मिनट के अंदर अंदर या 20 मिनट के से कम समय में। बोलस फीडिंग एक ऐसी फीडिंग है जिसमें पेशेंट को नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब की सहायता से लार्ज अमाउंट ऑफ फूड 20 मिनट्स के अंदर अंदर दिया जाता है और इस फीडिंग के दौरान पर्सन को फॉवलर्स पोजीशन दी जाती है। नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के कुछ अनदर इम्पॉर्टेंट इंडिकेशंस या फिर आप कह सकते हैं पर्पस हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। गैस्ट्रिक एनालिसिस, यदि किसी पर्सन के अंदर आपको गैस्ट्रिक एनालिसिस करनी है, मान लीजिए स्टमक की पीएच चेक करनी है, पर्सन आपसे कहता है कि उसके पेट में बहुत लंबे समय से एसिडिटी रहती है, उसके मुंह के छाले ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इसके कॉज को डायग्नोस करने के लिए आप नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब पेशेंट में लगवा कर उसके स्टमक का कंटेंट निकाल कर उसकी पीएच चेक कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि डायग्नोसिस पर्पस स्पेशली गैस्ट्रिक एनालिसिस के लिए हम एनजी ट्यूब पेशेंट में लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है गैस्ट्रिक लावाज। गैस्ट्रिक लावाज को आप स्टमक वॉश के नाम से भी जानते हैं या फिर स्टमक इरिगेशन भी इसे कह सकते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन आपके पास आता है जिसने
कोई पॉइजनस सब्सटेंस गलती से या जानबूझ के खा पी लिया है तो उसके स्टमक से उस कंटेंट को बाहर निकालने के लिए गैस्ट्रिक लावास प्रोसीजर किया जाता है और उसमें भी नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब इस्तेमाल की जाती है। अनदर इम्पॉर्टेंट पर्पस हो सकता है टू डिकम्प्रेस स्टमक। किसी भी पेशेंट में यदि गैसियस डिस्टेंशन हुआ है, उसके पेट में गैस बनी हुई है और पर्सन इज अनेबल टू पास दैट गैस, पर्सन उस गैस को उसके स्टमक से निकाल नहीं पा रहा है, तकलीफ में है, तो हम नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करके उसके स्टमक से इस गैस को निकाल कर उसे गैसियस डिस्टेंशन से रिलीफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इस प्रोसीजर के अंदर भी नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट आता है आफ्टर स्टमक सर्जरी। मान लीजिए किसी पर्सन के अंदर स्टमक की कोई सर्जरी हुई है और इस सर्जरी के बाद हम जानते हैं कि पर्सन की इंसिजन साइड से कुछ थोड़ा बहुत जो सिक्रीशन है, फ्लूइड है, ब्लड है, वो निकलेगा और ये ब्लड या ये फ्लूइड पर्सन के एयरवे में ना चला जाए, पर्सन एस्पिरेट ना कर जाए, इस चीज़ से बचाने के लिए भी हम पर्सन में नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब लगा देते हैं, जिससे धीरे धीरे करके ये सारा फ्लूइड बाहर बॉडी से आ जाता है और एस्पिरेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। आइए अब जान लेते हैं टाइप्स ऑफ नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब कितने प्रकार की होती हैं? देयर आर टोटल 2 इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब। 2 प्रकार की मुख्य रूप से नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब्स आती हैं। पहला तो सिंगल ल्यूमेन ट्यूब और दूसरी होती है डबल ल्यूमेन ट्यूब। ल्यूमेन का मतलब यहाँ से ओपनिंग में है। सिंगल ल्यूमेन ट्यूब जो होती है वो आपने हॉस्पिटल्स में जनरली यूज़ की जाती है, देखी होगी, इस प्रकार की होती है। और जो डबल ओपनिंग ट्यूब होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, जिसमें 2 ल्यूमेन्स या ओपनिंग्स होती हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। सिंगल ल्यूमेन ट्यूब। सिंगल ल्यूमेन ट्यूब ऑल्सो नोन एज लेविन ट्यूब। दिस टाइप ऑफ ट्यूब हैज़ 1 ओपनिंग एंड इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर फीडिंग। सिंगल ल्यूमेन नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब का इस्तेमाल हम मुख्य रूप से पेशेंट को फीडिंग प्रोवाइड करने हेतु करते हैं और इस ट्यूब के अंदर एक ओपनिंग पाई जाती है। इस ट्यूब को आप लेविन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है डबल ल्यूमेन ट्यूब। डबल ल्यूमेन ट्यूब को हम सलेम सम्प कैथेटर या सलेम सम्प नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। ये एक लार्ज बोर नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब है। इसके अंदर 2 ल्यूमेन या 2 ओपनिंग मौजूद होती हैं और इसका इस्तेमाल स्टमक इरिगेशन और फीडिंग प्रोवाइड दोनों ही पर्पस के साथ किया जा सकता है। डबल ल्यूमेन ट्यूब को हम सलेम सम्प ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। ये लार्ज बोर नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है जिसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं। इस ट्यूब का इस्तेमाल हम फीडिंग के साथ साथ स्टमक इरिगेशन में भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये जो वीडियो है एम्स नॉर्सेट एग्ज़ाम 2021 के लिए प्रिपेयर करने हेतु तैयार किया गया है और एम्स एग्ज़ाम में नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब साइज से भी क्वेश्चन कई बार आए हैं। तो आइए जान लेते हैं डिफरेंट साइजेस ऑफ नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब्स। इन्फेंट्स के लिए हम 8 फ्रेंच और 10 फ्रेंच की नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। 8 फ्रेंच की जो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब है वो ब्लू कलर की होती है और 10 फ्रेंच की जो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब है वो ब्लैक कलर की आती है। इनके कलर्स को भी आप याद रखिएगा, यहाँ से भी पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बच्चों में नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब जो होती है वो 12 फ्रेंच और 14 फ्रेंच की इस्तेमाल की जाती है। 12 फ्रेंच की जो ट्यूब होती है वो वाइट कलर की आती है, जबकि 14 फ्रेंच की जो ट्यूब है वो ग्रीन कलर की आती है। अडल्ट पर्सन के लिए हम बात करें तो अडल्ट में मुख्य रूप से 16 और 18 2 साइज़ की ट्यूब इस्तेमाल की जाती है। 16 फ्रेंच की जो ट्यूब होती है वो ऑरेंज कलर की होती है और 18 फ्रेंच की ट्यूब जो होती है वो रेड कलर की होती है। इसके अलावा 20 फ्रेंच की ट्यूब भी आती है जो कि येलो कलर की होती है। ऐसे पर्सन जो एबनॉर्मली टॉल हैं, बहुत ज़्यादा
एबनॉर्मल रूप से लंबे हैं उनके लिए 20 फ्रेंच की ट्यूब इस्तेमाल की जाती है। आर्टिकल्स नीडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाते समय हमें किन किन आर्टिकल्स की आवश्यकता होगी, आइए इसे भी जान लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1% सोडा बाइकार्बोनेट फॉर क्लीनिंग नॉस्ट्रिल्स। पर्सन की जो नोज़ की ओपनिंग है, नॉस्ट्रिल्स हैं, उन्हें क्लीन करने के लिए 1% सोडा बाइकार्बोनेट चाहिए होता है। सेकेंड, वाटर सॉल्यूबल लोकल एनेस्थीसिया लाइक 2% जाइलोकेन और 2% लिग्नोकेन। 2% जाइलोकेन या फिर 2% लिग्नोकेन लोकल एनेस्थीसिया की आवश्यकता भी होती है, जो कि हमें वाटर सॉल्यूबल फॉर्म में होना चाहिए। ऑयल बेस हम इसमें नहीं इस्तेमाल करेंगे बिकॉज वाटर सॉल्यूबल इस्तेमाल करने से एस्पायरेशन के चांसेस लगभग ख़त्म या कम हो जाते हैं। यहाँ पर जो एनेस्थेटिक सब्सटेंस यूज़ किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य जो कैथेटर टिप है वहाँ पर अप्लाई करके संबंधित बॉडी पार्ट को एनेस्थेटाइज करना और साथ ही साथ लुब्रिकेट करना है। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब प्रॉपर साइज, हमें एनजी ट्यूब लेनी होगी अकॉर्डिंग टू द पर्सनस एज, प्रॉपर साइज की। सिरिंज फॉर चेक फिक्सेशन, सिरिंज की ज़रूरत होगी फिक्सेशन को चेक करने के लिए। स्टेथोस्कोप, ग्लास ऑफ वाटर विथ स्ट्रॉ, स्टेथोस्कोप, ग्लास ऑफ वाटर विथ स्ट्रॉ की भी हमें आवश्यकता होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसीजर टू एडमिनिस्टर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। अब हम बात करते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब एडमिनिस्टर करने का प्रॉपर प्रोसीजर। सबसे पहले तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, यानी कि इस प्रोसीजर में हम शरीर के अंदर कोई चीज़ या इक्विपमेंट एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो पर्सन से हमें कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। कंसेंट का मतलब होता है कि पेशेंट को इस प्रोसीजर के बारे में बताना है, ये प्रोसीजर क्या है, क्यों किया जा रहा है और इससे पर्सन में क्या फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट आता है गिव फॉवलर्स पोजीशन। अब हमें जो पेशेंट है उसे फॉवलर्स पोजीशन देनी है। फॉवलर्स पोजीशन का मतलब है पर्सन का जो हेड पार्ट है वो कुछ इस तरह से होगा और उसके फीट्स इस पोजीशन में होंगे। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री का एंगल होगा, ये सबसे अच्छी पोजीशन मानी जाती है। पर्सन को 90 डिग्री के एंगल पे बिठाना हाई फॉवलर्स पोजीशन कहलाता है। तो अब हम पर्सन को इस पोजीशन में ले आएंगे। साइट ऑफ इंसर्शन लेफ्ट नॉस्ट्रिल। अब हम पर्सन का जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, आप कौन सी नॉस्ट्रिल के अंदर पर्सन के जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है वो इंसर्ट करेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा लेफ्ट नॉस्ट्रिल, बायां जो नासा छिद्र है उसको हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब एडमिनिस्टर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द नॉस्ट्रिल। मेजरमेंट ऑफ ट्यूब फ्रॉम टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब एंड देन जिफॉइड प्रोसेस। अब हमें पर्सन के अंदर जो है कितनी ट्यूब इंसर्ट करनी है उसके साइज़ को चेक करना है, तो हम कैसे करेंगे। मान लीजिए ये पर्सन है और इसे हम थोड़ा कलर चेंज करके एक्सप्लेन करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। हमें जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब कितनी इंसर्ट करनी है उसकी सही लंबाई को चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम करेंगे कि पर्सन की जो नोज टिप है, नोज टिप से लेकर पर्सन के ईयर लोब तक सबसे पहले ट्यूब को लेकर आएंगे। फिर इस ट्यूब को ईयर लोब से होते हुए आपका जो जिफॉइड प्रोसेस होते हैं, ब्रेस्ट बोन का जो तीखा नुकीला हिस्सा होता है जिसके ऊपर आप हाथ रख के सीपीआर परफॉर्म करते हैं, वहाँ तक नाप लेंगे। अब ये जो ट्यूब की लंबाई आई है, इसी लंबाई तक आपको ट्यूब को पर्सन के नोज से होते हुए स्टमक के अंदर पहुंचाना है। याद रखिएगा क्या किया था हमने, नोज टिप से ट्यूब को पकड़ा, फिर उस ट्यूब को हम ईयर लोब तक लेकर आए, फिर ईयर लोब पर रखते हुए उस ट्यूब को हमने जिफॉइड प्रोसेस तक लेकर आए। जितना हमने ट्यूब को मापा इस लंबाई को याद रखिएगा, इतनी ही ट्यूब आपको पर्सन के स्टमक में इंसर्ट करनी है, इस लेवल तक ही इंसर्ट करनी है। अप्लाई 2% जाइलोकेन एट द
टिप ऑफ द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फॉर द एनेस्थीसिया एंड लुब्रिकेशन पर्पस। अब हम इस नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की जो टिप पार्ट है, अंतिम छोर है, उस पर 2% जाइलोकेन या लिग्नोकेन, जो भी एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक सब्सटेंस आपने लिया है, उसे अप्लाई करेंगे। इसका अप्लाई करने का मुख्य उद्देश्य एनेस्थीसिया क्रिएट करना और लुब्रिकेट करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लीन द नॉस्ट्रिल विथ 1% सोडा बाइकार्बोनेट। अब हम नॉस्ट्रिल को 1% सोडा बाइकार्बोनेट की सहायता से क्लीन करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी अल्कोहल बेस्ड सब्सटेंस यूज़ ना करें, इससे पर्सन में इरिटेशन हो सकती है। इस वजह से यहाँ पर हम 1% सोडा बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं नॉस्ट्रिल्स को क्लीन करने के लिए। इंसर्ट द ट्यूब इन लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड गिव इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट when visualize the tube into the back of the throat, then tell them to swallow like water। जब आप पर्सन की नॉस्ट्रिल्स में ट्यूब इंसर्ट कर दें और उसका मुंह खुलवाने के बाद देखें, अगर आपको माउथ पार्ट में ट्यूब दिखने लगती है तो उस समय आप पेशेंट से कहें कि आप जैसे पानी पीते समय पानी को निगलते हैं अंदर, उसी प्रकार से ट्यूब को निगलने की कोशिश करिए। ऐसा करने से ट्यूब धीरे धीरे पर्सन के ईसोफेगस और फिर स्टमक तक पहुंच जाएगी। इफ पेशेंट इज अनेबल टू स्वेलो देन गिव अ ग्लास ऑफ वाटर विथ स्ट्रॉ एंड से सिप वाटर। यदि पर्सन इस समय निगलने में, स्वेलो करने में अक्षम है, तो उसे आप कहेंगे कि आपके द्वारा जो ग्लास ऑफ वाटर विथ स्ट्रॉ लाया गया है पेशेंट को दीजिए और कहिए कि इससे एक घूंट पानी पी के उसे अंदर की तरफ निगलिए। During insertion, respiratory distress occurs, then pull back the tube a little and wait for subside the condition and insert it again। यदि ट्यूब इंसर्ट करते समय पेशेंट में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आता है, किसी भी प्रकार की सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, खांसी आने लगती है या कोई और प्रॉब्लम होती है, तो आप उस समय ट्यूब को हल्का सा ऊपर बाहर की तरफ खींच लीजिए और उसके बाद जब पेशेंट नॉर्मल हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए, सारे सिम्टम्स हट जाएं, तब वापस से धीरे से ट्यूब को आगे इंसर्ट करना शुरू करिए। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या सिम्टम्स आने का सबसे बड़ा कारण होता है कि जो ट्यूब है वो पर्सन के ईसोफेजियल या स्टमक रूट में नहीं जा रही है, वो पर्सन के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चली गई है। इस वजह से पर्सन को रेस्पिरेशन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन या सिम्टम्स आने लगते हैं। आपने एक बार जब अपने हिसाब से ट्यूब को पर्सन के स्टमक में डाल दिया, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंट्यूबेशन कर दिया, तो अब आपको वो ट्यूब सही जगह पर लगी है या नहीं, इस चीज़ को चेक करना है। इसका सबसे सही तरीका होता है एक्सरे। अब हम पेशेंट का एक्सरे करवाएंगे और देखेंगे कि सही तरीके से ट्यूब पर्सन के स्टमक में गई है या नहीं। अब बात करते हैं केयर ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की केयर भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चेक प्लेसमेंट बिफोर एवरी फीडिंग बाय एस्पिरेशन और अस्कल्टेशन मेथड। अब हमें नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का प्लेसमेंट सही है या नहीं। मान लीजिए आपने नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन किया, उस समय तो ट्यूब सही थी, लेकिन हो सकता है पेशेंट ने आपके ना मौजूद रहने पर गलती से उस ट्यूब को निकाल दिया हो या फिर ट्यूब गलती से उसका मिसप्लेस हो गई हो, कुछ भी कारण हो सकता है। तो जब कभी भी आप पेशेंट को फीडिंग देने जाएं तो खाना देने से पहले पेशेंट की जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है उसे एस्पायरेट करके देखें कि उसमें एब्डोमिनल कंटेंट, स्टमक कंटेंट है या नहीं, और अगर है तो फिर आप उसे फीडिंग दे सकते हैं। चेक रेजिडुअल वॉल्यूम बिफोर एवरी फीडिंग, नॉर्मल अमाउंट 100 ml, इफ मोर देन 100 ml होल्ड्स नेक्स्ट फीडिंग। जब आप पेशेंट का स्टमक कंटेंट फीडिंग से पहले एस्पायरेट करेंगे तो यदि वो 100 ml तक है तब तो आप कोई बात नहीं, नेक्स्ट फीडिंग दे सकते हैं। लेकिन रेजिडुअल कंटेंट 100 ml से यदि ज़्यादा है तो आप पर्सन के अंदर उस नेक्स्ट फीडिंग को होल्ड कर देंगे, अगली फीडिंग नहीं देंगे और कुछ समय बाद हम वापस से उसका रेजिडुअल वॉल्यूम चेक करेंगे। चेंज फीडिंग एवरी 4 आवरली। हमें प्रत्येक 4 घंटे में फीडिंग चेंज करनी है। चेंज ऑफ फीडिंग कंटेनर एवरी 24 आवर्स। हमें फीडिंग कंटेनर को प्रत्येक 24 घंटे में चेंज करना है, बहुत ज़रूरी है ये पॉइंट्स, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
चेंज द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब एवरी 7 days और अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल पॉलिसी। हमें पूछा जाए कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाने के कितने बाद चेंज करने हैं, नई ट्यूब वापस कब लगानी है, तो आपको जवाब देना है 7 दिन। या तो 7 दिन में चेंज करें, कई हॉस्पिटल्स होते हैं जो इसे और 7 दिन से पहले ही चेंज करवाना पसंद करते हैं। तो इस सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल पॉलिसी या फिर 7 दिन आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से पर्सन में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सबसे पहला वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। डायरिया होने का जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब वाले पेशेंट का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जब आप पेशेंट को फीडिंग दें तो उस समय जो फीडिंग का टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर के इक्वल होना चाहिए। यदि आपने पेशेंट को बहुत ज़्यादा हॉट फीडिंग दे दी, गर्म खाना दे दिया, लिक्विड गर्म खाना दे दिया, तो उसकी वजह से जो पेशेंट में डायरिया कंडीशन होने के चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ यदि पर्सन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया तो उससे भी डायरिया हो सकता है। और पेशेंट के नेजोगैस्ट्रिक रीजन में प्रेशर शोर हो सकते हैं, स्पेशली नोज़ वाले एरिया के आसपास। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन के बारे में जाना, क्या है इसका, क्या उद्देश्य होता है, इसमें क्या आर्टिकल्स लगते हैं, क्या प्रॉपर प्रोसीजर होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि एम्स नॉर्सेट एग्ज़ाम 2021 के लिए हम आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। सो एवरीवन, थैंक you so much for watching this complete video. Please share this video with your friends and subscribe our YouTube channel. Its name For Nurses Preparation. All the best.